अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज मैं बायोलॉजी 2022 का जो पेपर है वो डिस्कस करूँगा। इसको पहले आप देख लें एक दफ़ा क्वेश्चन पेपर को। अच्छा, तो ये जो पेपर है ये फर्स्ट ग्रुप का पेपर है, ठीक है जी, बायोलॉजी ग्रुप फर्स्ट, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें से आपने 5 चूज़ करने हैं 8 में से। तो फर्स्ट इसका जो है क्वेश्चन, जाबिर बिन हयान और अब्दुल मलिक अस्मा की मशहूर किताबों के नाम आपने बताने हैं। तो इसके अंदर जो जाबिर बिन हयान है उसकी बुक्स के नेम्स जो हैं वो अल हैवानात और अल नबातात, ये दो इसकी बुक्स के नाम हैं। और अब्दुल मलिक अस्मा जो हैं उनकी 4 मशहूर किताबें हैं। उसमें अल वहूश है, अल खील है, अल उबल है और खल्कुल इंसान। ये आपने सिर्फ इनके नाम लिखने हैं इस सवाल के आंसर के अंदर। देन फिर आता है बायोजियोग्राफी से क्या मुराद है। इसमें आपने बताना था बायोलॉजी का जो रिलेशनशिप है जियोग्राफी के साथ। बायोजियोग्राफी यानी जो मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं ज़मीन के, वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट स्पीशीज़ की, प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है, इसकी जो स्टडी हम करते हैं उसको फिर हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। पैरासाइट क्या है, मिसाल दें। अच्छा, इस मिसाल आप एक भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं। तो पैरासाइट यानी ये वो जानदार होते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स एंड हार्म देम, ठीक है। इन रिटर्न जो है उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे रहने की जगह और खुराक लेते हैं, सही है। अब इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, मच्छर है, जोंक है, सही है। देन फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नताइज की रिपोर्टिंग करने से क्या मुराद है। व्हाट इज़ मेंट बाय रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स। यानी आप बायोलॉजिकल मेथड को आपने अप्लाई किया, आप रिसर्च कर रहे थे, आपने ऑब्जर्वेशंस और डिडक्शन, हाइपोथेसिस वगैरह सारा जब आपने कंप्लीट कर लिया और आपके पास रिजल्ट्स आ गए आपकी रिसर्च के, अब रिपोर्टिंग्स का मतलब ये होता है कि हमने उसको शाया करना है, अपने रिजल्ट्स को शाया करना है, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद लोगों और साइंसदानों, ख़ास तौर पे रिसर्चर्स तक हमने अपनी बात को पहुंचाना है, सही है। वो हम जो साइंसी जर्नल होते हैं उसके थ्रू पहुंचा सकते हैं, मैगजीन्स के ज़रिए, और साइंटिफिक जो सेमिनार्स हैं, मीटिंग्स हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी लेवल्स के ऊपर, उसके अंदर उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, सही है। तो इस तरह से हम नताइज की रिपोर्टिंग या रिजल्ट्स की रिपोर्टिंग को हम करते हैं, सही है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो दूसरे साइंसदान हैं वो आपकी उस रिसर्च को वेरीफाई करते हैं या किसी और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सलूशन के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो बड़ा मशहूर सवाल है कि A.F.A. किंग के ऑब्जर्वेशंस क्या थी। इसकी मोर देन 18 इसकी ऑब्जर्वेशंस थी, जिसमें से जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं 3-4। उसमें फ़र्स्ट ये थी कि जो लोग धुएं के करीब सोते हैं, यानी धुआं जलाते हैं उसके करीब सोते हैं, तो उनको मलेरिया होने के चांसेस कम थे। और जो धुएं के से दूर या धुएं के बगैर जो है वो रात को सोते थे, उनको मलेरिया होने के चांसेस जो थे वो ज़्यादा थे। ये उसका फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन था। सेकंड ऑब्जर्वेशन इसका ये था कि जो लोग कमरे से बाहर सोते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा थे, और जो अंदर सोते थे उनको चांसेस कम थे मलेरिया होने के। थर्ड ऑब्जर्वेशन इसका ये था कि जो लोग ये जो मच्छरदानी होती है, जो नेट के अंदर सोते हैं लोग, उनको मलेरिया नहीं होता था, और जो मच्छरदानी के बाहर थे उनको मलेरिया होने के चांसेस जो थे वो ज़्यादा थे। तो ये उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। देन फिर सवाल आता है कि सोडियम पोटाशियम पंप कैसे काम करता है। अच्छा, सोडियम पोटाशियम पंप जो है ये 4th चैप्टर का क्वेश्चन है। ये एक कैरियर प्रोटीन है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ही जो है वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ATP को यूज़ करके और लोअर कंसंट्रेशन से हम हायर कंसंट्रेशन की तरफ मटेरियल्स को लेके जाते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करता है, ये इस तरह से काम करता है कि वो सेल के अंदर जो है सोडियम आयंस की जो मिकदार है या कंसंट्रेशन उसको बढ़ाता है, यानी उसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है सेल के बाहर से अंदर, और इसके लिए वो ATP को जो है ज़ाहिर है कंज्यूम करता है। इसी तरह फिर वो
जो पोटाशियम आयंस होते हैं उनको फिर वो सेल से बाहर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है, और जहाँ पे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ऑलरेडी ज़्यादा होती है। तो अच्छा, ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है, ये एक्चुअली हम रेस्टिंग जो नर्व सेल है इन रेस्टिंग कंडीशन उसके दौरान ये सारा कुछ होता है। तो इसको आप 4th चैप्टर में इसको हम स्टडी कर सकते हैं। देन फिर फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस में क्या फ़र्क है? अच्छा, एंडोसाइटोसिस एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसके जो सेल जो है इनटेक करता है फूड को या मटेरियल्स को। अच्छा, अब वो इनटेक जो है वो 2 तरह से हो सकती है, या सॉलिड मटेरियल या है या फूड हैं, या इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हैं। तो सेल जब इनटेक करता है सॉलिड मटेरियल्स को, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और अगर वो इनटेक करता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, तो लिक्विड को, तो इसको हम कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। अच्छा, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस ये 2 टाइप्स हैं एंडोसाइटोसिस की। चलें, यहाँ पे आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। उसका जो फर्स्ट पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी की तारीफ़ करें। ये बड़ी एक आसान सी और कॉमन सी डेफिनेशन है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायो मीन यानी ज़िंदगी, लाइफ, और डाइवर्सिटी मीन होता है कि वैरायटी, ठीक है, यानी दिस इज़ द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ, सही है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जो स्पीशीज़ की वैरायटी, ठीक है, और स्पीशीज़ के अंदर उसके जो मेंबर्स हैं, यानी जो जानदार हैं, उनकी जो वैरायटी है, दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी। और आपने इतना ही लिखना है बस इसकी डेफिनेशन में। अच्छा, एक यहाँ पे बात मैं और बता दूँ कि जितना क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है आपने उतना ही बताना होता है, और जो पूछा जाता है, यानी अगर उसने डेफिनेशन पूछी है तो आप डेफिनेशन बताएं, अगर उसने एग्जांपल्स पूछी है तो आप साथ एग्जांपल भी दें, और अगर उसने समटाइम्स होता है कि वो सिर्फ नाम पूछता है चीज़ों के, तो आपने सिर्फ वहाँ पे नाम ही लिखने होते हैं, उसकी डेफिनेशन वगैरह से उसका कोई लिंक नहीं होता। अच्छा, तो थर्ड जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट है कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के अहम मकासद क्या हैं, यानी अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। एक तो ये डिफरेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अब टैक्सोनॉमी जो है वो क्या है? ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। और सिस्टमैटिक्स का मतलब ये है कि हम क्लासीफिकेशन के साथ साथ उनकी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको भी पता चलाते हैं, सही है। अच्छा, अब इन दोनों का मकासद क्या है, हम इन दोनों को क्यों पढ़ते हैं? इनका मकसद देखें ये होता है कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उसको हम फाइंड आउट कर सकें, ठीक है, उनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको हम फाइंड कर सकें, सही है, और उनको फिर उसकी बेसिस पे हम डिफरेंट ग्रुप्स या सब ग्रुप्स के अंदर उसको हम क्लासीफाई कर सकें ताकि उनको स्टडी करना आसान हो जाए, सही है। तो ये इसका जो था वो ऑब्जेक्टिव होता है टैक्सोनॉमी का और सिस्टमैटिक्स का, कि हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करें ताकि उनको स्टडी करना आसान हो जाए, और उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो इर्तिकाई रिश्ता है, ठीक है, उसको हम स्टडी करें, उसको हम मालूम करें। अच्छा, थर्ड है कि B9 ट्यूमर से क्या मुराद है? अच्छा, ट्यूमर आप जानते हैं कि जब एबनॉर्मल सेल्स जो हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती बॉडी को, जब वो बड़ी तादाद में बनना शुरू हो जाते हैं तो वो फिर एक ट्यूमर कहलाता है। अच्छा, अगर ट्यूमर जो बना है वो उसी जगह पे रहता है जहाँ पे यानी अपनी जहाँ पे बना है उसी जगह पे रहता है, तो उसको हम कहते हैं B9 ट्यूमर, सही है। और इसका जो अपोजिट है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अगर वो ट्यूमर जो है वो दूसरे सेल्स या टिश्यूज़ को भी इन्वेड करता है, उन पर भी हमला करता है और पूरे बॉडी के अंदर फैलता है, तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अच्छा, 4 क्वेश्चन है कि सेल साइकिल की जीवन फेज को बयान करें। अच्छा, जीवन फेज जो है जब ये इसमें दाखिल होता है सेल। अच्छा, जीवन फेज की जो मेन जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है कि इसके अंदर सेल्स के अंदर प्रोटीन्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, फिर ऑर्गेनेल्स जो हैं वो बनती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, राइबोसोम्स हैं, ये जो है वो बनती हैं क्योंकि इन्होंने आगे जाके एक नया सेल बनाना है, तो उसके लिए ये एक रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है। अच्छा, दूसरा फिर
वो एंजाइम्स भी बनाए जाते हैं जिन्होंने आगे जाकर क्रोमोसोम्स को प्रोडक्शन में या उनकी डुप्लीकेशन में हेल्प करनी है। अच्छा जी, 5वां सवाल, जानवरों के सेल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? इसमें एक फरो बनती है, ठीक है। इसमें एक प्रोसेस है जिसको हम फरो कहते हैं। उसके दौरान ये होता है कि क्लीवेज कहते हैं। अच्छा, अब क्लीवेज फरो यानी कि एक सेंटर में एक लाइन बनती है जहाँ पे मेटाफेस प्लेट हुआ करती थी। वहाँ एक लाइन जो है वो बन जाती है, दरार, और वो जब वहाँ पे फिर इस तरह पिंच होती है, इस तरह से पिंच होती है, और 2 सेल जो है वो यानी कि इस तरह से है, और वो ऐसे होती पिंचिंग ऐसे होगी, और ये, और फिर 2 सेल जो है वो ऐसे अलग हो जाते हैं। नॉन डिस्टिंक्शन से क्या मुराद है? अगर क्रोमोसोम्स जो होते हैं यानी कि सिस्टर क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द मियोसिस, ठीक है, एनाफेज 2 के अंदर जब वो उनकी सेपरेशन जो है वो नॉर्मल अगर ना हो तो उस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं नॉन डिस्टिंक्शन। ग्लाइकोलाइसिस की तारीफ करें। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, और इसके बाद फिर आप इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लिमिटिंग फैक्टर क्या है और फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर क्या है? अच्छा, लिमिटिंग फैक्टर जो है कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है या इन्वायरमेंटल कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस की स्पीड को उसके वकूफ़ पज़ीर होने को इफ़ेक्ट करती है। यानी अगर कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसकी कमी या उसका ना होना यानी उसकी एब्सेंस वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करे, यानी उसको स्लो डाउन कर दे या उसको रोक दे, उसको हम कहते हैं, ये उस इन्वायरमेंटल फैक्टर को हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की तो उसके अंदर एक तो टेम्परेचर है, वो लिमिटिंग फैक्टर है, देन फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, और उसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 जो है मेन लिमिटिंग फैक्टर्स हैं इसके। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 और उसका फर्स्ट जो है पार्ट के एक्टिव साइट के अफ़ाल के हैं। अब एक्टिव साइट जो है वो एंजाइम का वो पार्ट होता है जहाँ पे कैटालाइसिस होती है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो सबस्ट्रेट है उसको रिकग्नाइज करता है, उसको पहचानता है, और उसके साथ जो है फिर जुड़कर कैटालाइसिस करता है, यानी कि रिएक्शन करवा देता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी जो है दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। देन एंजाइम के डीनेचर होने से क्या मुराद है? एंजाइम डीनेचर कब होता है? एंजाइम उस वक्त डीनेचर होता है यानी जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एंजाइम्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो उनके एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट होने लग जाते हैं, और उनकी जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाती है। उस हालत को हम कहते हैं एंजाइम डीनेचर हो गया है। अच्छा जी, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कैसे तब्दील किया जाता है? देखिए, पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, पेप्सिन एंजाइम की, और जब हमारे स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिलीज़ होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो पेप्सिनोजन को फिर कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन एंजाइम के अंदर, ठीक है, जो फिर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद देती है। बोलस की तारीफ करें। जब मुंह के अंदर खुराक को चबा रहे होते हैं उसको फिर लुब्रिकेशन भी मिल रही है और वो एक स्लिपरी एक पीस ऑफ फूड बन चुका है, स्लिपरी एंड लुब्रिकेंट, और क्या कहते हैं, सॉफ्ट पार्ट ऑफ फूड बन गया है। तो उसको उस कंडीशन में हम उस फूड पीस को हम कहते हैं कि ये बोलस है। अच्छा जी, क्वेश्चन टेंशन थ्योरी क्या है? ये वाटर मूवमेंट प्लांट्स के अंदर जो होता है रूट से लीव्स तक थ्रू द जाइलम वेसल्स, ये उसके बारे में थ्योरी है। ये थ्योरी ये कहती है कि पानी को जड़ों से पत्तों तक लाने के अंदर, पानी से मुराद इसमें हलशुदा जो नमकियात हैं, ठीक है, डिसॉल्व्ड साल्ट्स, वो भी इसमें शामिल है। तो उसको वहाँ पानी और नमकियात को ऊपर तक लाने के लिए जो फोर्स जो ये काम करती है उस फोर्स को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टेंशन थ्योरी ये है कि इसके ट्रांसपिरेशन पुल यानी एक फोर्स है जो ट्रांसपिरेशन की जो फोर्स पैदा होती है जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं,
वो उसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है जाइलम वेसल्स के अंदर, जिससे पानी की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर तक जो है वो मूव करते हैं। और ट्रांसपिरेशन हम जानते हैं कि ये रिलीज ऑफ या डिस्चार्ज ऑफ वाटर है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अच्छा जी, जिस्म के किन हिस्सों पर नब्ज को महसूस किया जा सकता है? अच्छा, नब्ज जो है हमारे जिस्म के जिन हिस्सों के अंदर जो आर्टरी है वो हमारी स्किन के करीब है, जैसे हमारी नेक है, हमारी जो कलाई है, ठीक है, हमारा ग्रोइन पार्ट है, तो इन हिस्सों के अंदर हम नब्ज को बड़ा ही क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और आखिरी सवाल ये, आप जानते हैं कि हर साल जो 9th क्लास के अंदर एक जो क्वेश्चन होता है वो डेंगू डिजीज़ के हवाले से आता है। तो यहाँ जो सवाल आया डेंगू डिजीज़ के हवाले से वो है डेंगू बुखार की अलामात क्या है। अलामतें आप जानते हैं, इसमें जो है कम हड्डी तोड़ बुखार इसको कहते हैं, यानी इसमें जो हमारे हड्डियों में जोड़ों में शदीद दर्द होता है और इसके अलावा बुखार होता है और हाई लेवल का यानी हाई टेम्परेचर होता है इसके अंदर, और इसके अलावा पसीना आता है। और अगर हालत शदीद हो जाए तो हमारी जो ओपनिंग्स हैं जैसे नाक है, मुंह है, मसूड़े हैं, आँखें हैं, कान, तो यहाँ से फिर ब्लड जो है वो खारिज होने लगता है, प्लेटलेट्स की तादाद हमारे खून में कम हो जाती है और जिस्म के ऊपर जो है वो सुर्ख निशान बन जाते हैं। ये इसकी अलामत हैं। तो मैं दोबारा ये बात कर देता हूँ कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन में जो शॉर्ट क्वेश्चन का जो उसने पूछा होता है और जितना पूछा होता है उतना ही हमने बताना होता है। तो इससे फिर ये होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो आंसर है, उसका फिर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेक करने वाले पे, और इससे फिर नंबर हमारे अच्छे आते हैं। तो ये हमने 3 हमारे सेक्शंस हो चुके हैं। इन तीनों क्वेश्चन में से हमने 5-5 जो है सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर आपको शक है कि कोई मेरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है या उसमें से 1 नंबर कट सकता है, पूरे 2 नंबर नहीं आ सकते, तो आप 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं वो एक्स्ट्रा भी करें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट होता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? सरसों के पौधे की मिसाल से वजाहत करें। अच्छा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले तो आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप सरसों के पौधे की मिसाल लेंगे, उसमें उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसके बारे में बताएंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और वेजिटेटिव ऑर्गन्स के बारे में भी बताएंगे, और सिर्फ आपने प्लांट्स तक महदूद रहना है। देन फिर इसका जो बी पार्ट है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपने वो 4 डिफरेंस जो आपके 4th चैप्टर में जो एक टेबल बना हुआ है वो आपने बताना है, और साथ उसकी एक तस्वीर बना देनी है और उससे फिर आपने बता देना है। उस तस्वीर में भी आपने, डायग्राम में भी आपने ये साबित करना है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है, यानी उसमें एक तो न्यूक्लियस की मौजूदगी और गैर मौजूदगी और बाकी जो डिफरेंसेस हैं। तो देन फिर आता है क्लासिफिकेशन की तारीफ और इसकी बुनियाद की वजाहत। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आप कर देते हैं और फिर उसके नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ पूरा, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन की जो बुनियाद है यानी कि मुशाबहत और इख्तिलाफात, उसके हवाले से आपने उसमें 2-3 एग्जांपल्स देनी है, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो बे पार्ट है उसमें सेल की एनर्जी करेंसी क्या है, यानी एटीपी के बारे में सवाल है। अब एटीपी की साख्त और फेल, यानी एटीपी की साख्त जब आपने बनानी है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, उसमें आपने उसका जो डायग्राम बनी हुई है वो भी बनाएं और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, और बाद में फिर उसका जो फेल है एटीपी का कि वो क्या हमारे जिस्म में किरदार अदा करता है वो लिखें। देन फिर ज़राअत में क्वेश्चन नंबर 7 का अलिफ पार्ट है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की अहमियत क्या है। इसमें आप ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने एक तो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र हैं, खादें हैं, उनके जो नेम हैं, ठीक है, वो बता दें। मैन्योर है, ठीक है, और यूरिया है और कंपोजिट है, ये सारी चीज़ों इनके बारे में आप बताएं और इसका थोड़ा सा तारुफ करवा दें। 2-3 नाम लिख दें खादों के। इस तरह इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, उसके जो है वो आप तारुफ भी करवाएं और उनकी जो है 2-3 उसके नाम भी लिख दें। क्वेश्चन आपका इस तरह कंप्लीट होगा। और इसका जो बे पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म से रिलेटेड है, जिसके तहत पौधों के अंदर फूड की जो ट्रांसलोकेशन है वो होती है। तो इसमें आपने सारी थ्योरी आपने बतानी है, उसमें सोर्स और सिंक का भी जिक्र करना है। फिर बाद में जब वहाँ पे ग्लूकोज जो है वो
जब वहाँ पे बनता है